बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अब्दुर्रहमान एंड आई एम टीचिंग यू बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं थर्मल रेगुलेशन इन प्लांट्स। दैट इज़ एन इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी। प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए इन डिफरेंट और डाइवर्स हैबिटेट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो किस तरह से पौधे अपने आप को अडेप्ट किए हुए हैं, इनकी डिटेल्स बोर्ड पे देखते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, थर्मोरेगुलेशन। जी स्टूडेंट्स, थर्मोरेगुलेशन यानी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बैरूनी दर्जा हरारत वाली तब्दीलियों के लिहाज से अपने आप को अंदरूनी तौर पे तब्दील कर लेना ताकि वो अपने सर्वाइवल को मुमकिन बना सकें। दिस इज नोन एज थर्मोरेगुलेशन। अब इस थर्मोरेगुलेशन के साथ ही आपने ये याद रखना है कि एनिमल्स के पास तो एक ज़बरदस्त किस्म का कंट्रोल सिस्टम मौजूद है जो रिसेप्टर्स और फिर प्रोसेसर्स या कंट्रोल सिस्टम और फिर इफेक्टर्स पे मुश्तमिल है। तो प्लांट्स किस तरह से इस तरह की तब्दीलियों को डिटेक्ट करते हैं और फिर उन्हीं के लिहाज से रिस्पॉन्सेज देते हैं, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर। तो इससे क्या मुराद है कि पौधे बुनियादी तौर पे दो तरह की स्ट्रेसेस को बर्दाश्त करते हैं या उसका सामना करते हैं। एक में हाई टेम्परेचर कंसीडर किया जाएगा और दूसरे में लो टेम्परेचर कंसीडर किया जाएगा। सो द फर्स्ट वन इज थर्मोरेगुलेशन इन हाई टेम्परेचर। यानी कि जब दर्जा हरारत बढ़ जाए तो इसका मतलब यह है कि अब गर्मी वाली कंडीशन पैदा हो सकती है। इसके लिए स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा कि पौधे या एनिमल्स हमेशा एक मखसूस रेंज ऑफ टेम्परेचर में बेहतरीन कारकर्दगी शो करते हैं जिसको हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर इसको डिफाइन करें अगर, temperature at which plant metabolism shows its best performance। जी स्टूडेंट्स, यानी वो दर्जा हरारत जहां पे तमाम के तमाम मेटाबॉलिक रिएक्शंस बेहतरीन कारकर्दगी दिखा रहे हैं, इसको हम कहेंगे ऑप्टिमम टेम्परेचर। लेकिन इसके साथ ही साथ जब हम हाई टेम्परेचर का जिक्र करते हैं तो याद रखिएगा अकॉर्डिंग टू द हैबिटेट्स किसी का ऑप्टिमम टेम्परेचर किसी दूसरे ग्रुप के लिए हाई टेम्परेचर भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम इन सारी चीजों को कॉमन करते हैं कि कौन कौन से थ्रेट्स या कौन कौन से खतरात हैं कि जिनका पौधों को सामना करना पड़ सकता है। So the first thing is threats। जब दर्जा हरारत बढ़ जाए तो उस सूरत में पौधों को नुकसान क्या क्या हो सकता है। तो पहली चीज जो हम यहां पे लिखेंगे स्टूडेंट्स, दैट इज डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम्स एंड वाइटल मॉलिक्यूल्स। All right, and then restriction or stopping of metabolic reactions। जी स्टूडेंट्स, यानी दो तरह के खतरात हमें यहाँ पे फील हो रहे हैं कि जब दर्जा हरारत बढ़ेगा तो प्रोटीन्स डीनेचर हो जाते हैं। और प्रोटीन्स के एतबार से आपको याद होना चाहिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटालिटिक प्रोटीन्स दे आर एंजाइम्स। अगर एंजाइम्स डीनेचर हो जाएंगे तो इसका मतलब ये है कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों तरह के रिएक्शंस मुतासिर होंगे और उसी की वजह से फिर प्लांट की ओवरऑल परफॉर्मेंस यानी कि पूरे का पूरा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो सकता है। और उसकी डिस्टर्बेंस की वजह से पौधा जो है वो या तो मुरझा जाएगा वक्ती तौर पे या फिर ये भी मुमकिन है कि उसकी मुस्तकिल तौर पे डेथ हो जाए। तो इसके लिए रेमेडीज या एडेप्टेशंस अल्लाह ताला ने क्या क्या दी हुई हैं इनको कि पौधे हाई टेम्परेचर पे गुजारा कैसे करें।
नेचुरल रेमेडीज कह सकते हैं इसको, और जनरली जिसे हम कहते हैं एडेप्टेशंस। जी स्टूडेंट्स, एडेप्टेशंस में द फर्स्ट वन इज evaporative cooling mechanism. All right, और इसी को टेक्निकली हम क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन। जी स्टूडेंट्स, अब ट्रांसपिरेशन या कूलिंग मैकेनिज्म जिसको हम कह रहे हैं, बुनियादी तौर पे किसी भी ग्रुप ऑफ प्लांट्स की जब हम बात करते हैं तो हमें इस चीज का ख्याल रखना है कि ये हमेशा तभी होगा जब वाटर की सप्लाई बहुत ज्यादा हो। तो इससे क्या मुराद है कि बुनियादी तौर पे पौधे को जब भी ये फील होगा कि बाहर का दर्जा हरारत बहुत ज्यादा हाई हो रहा है, तो उस सूरत में लीव्स अपने स्टोमेटा के जरिए वाटर को एवेपोरेट करवाना शुरू हो जाएंगे। और जब भी वाटर एवेपोरेट होगा तो उसके साथ ही साथ एक मैकेनिज्म आप लोगों को याद होना चाहिए, एवेपोरेटिव कूलिंग मैकेनिज्म होता है। वाटर वेपर सराउंडिंग्स के हाई टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद वहां से उड़ जाते हैं। इसी वजह से जब कभी भी हम किसी घने दरख्त के नीचे बैठते हैं तो हमें फील होता है कि इसकी छांव सराउंडिंग्स की निस्बत बहुत ज्यादा ठंडी फील हो रही है, ऑलराइट, या एटलीस्ट वो वाला एरिया जहां पे उसका शेड या साया पड़ रहा है वो बाहर की सराउंडिंग्स की निस्बत थोड़ा सा कूल फील होता है। तो ये किस वजह से है? क्योंकि स्टोमेटा ओपन है, वाटर एवेपोरेट हो रहा है और उस एवेपोरेशन की वजह से जो पेरिफेरी है उस ट्री की, वहां पे आपको साया भी फील हो रहा है और साथ ही साथ ठंडक भी फील हो रही है। इसी वजह से जब भी हम छांव की टर्म यूज करते हैं तो मोस्टली हम कहते हैं कि ठंडी छांव, ऑलराइट। तो जितने ज्यादा दरख्त घने होंगे, स्टोमेटा की तादाद लीव्स के एतबार से बढ़ती चली जाएगी और उस लिहाज से ट्रांसपिरेशन रेट भी ज्यादा होगा। तो जितना दरख्त घना उतनी छांव भी घनी और ठंडक फील होगी गर्मी के, बहुत शदीद गर्मी के मौसम में भी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इसके साथ दूसरा अगर हम देखें एडेप्टेशन, तो दैट इज मोर क्रिटिकल एंड इट इज इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड क्वेश्चंस एज वेल। इसमें स्टूडेंट्स हम क्या शामिल कर रहे हैं? दीज आर द हीट शॉक प्रोटीन्स, ऑलराइट, इनको हम HSPs भी कह सकते हैं, ऑलराइट। जी स्टूडेंट्स, हीट शॉक प्रोटीन्स, अब इनके नाम से आपको पता चल रहा है कि केमिकली दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। अब अगर प्रोटीन्स हैं, अमीनो एसिड्स पे मुश्तमिल हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, बट हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रोटीन्स। तो इसके लिए स्टूडेंट्स यही इनकी सिग्निफिकेंस है कि बुनियादी तौर पे मोलेकुलर लेवल पे जब स्टडी किया गया तो पता चला कि हाई टेम्परेचर पे जहां बाकी प्रोटीन्स डीनेचर हो जाती हैं, ये वाली प्रोटीन्स वहां पे एक खास किस्म का सिग्नलिंग मैकेनिज्म डेवलप करती हैं। इसके साथ ही साथ इन्होंने दो काम करने होते हैं। दो काम कौन कौन से करने हैं? एक तो सेल के इंटरनल साइटोसोल वाले रीजन को प्रोटेक्ट करना है, उसके साथ ही साथ जो ऑस्मोटिक रिसेप्टर्स वगैरह या हाइपोऑस्मोटिक और हाइपर ऑस्मोटिक कंडीशंस को रेगुलेट करने वाले जो प्रोटीन्स हैं उनके साथ भी इन्होंने कम्युनिकेट करना होता है, ताकि पानी की आमदो रफ्त यानी उसकी इनकमिंग और आउटगोइंग जो है वो चलती चली जाए, सोल्यूट्स को बचा लिया जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो एंजाइम्स जो साइटोप्लाज्म में मौजूद हैं जिन्होंने बाद में उसी सेल को रिवाइव करवाना है जैसी फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, तो उस सूरत में जो प्रोटीन सबसे ज्यादा कारआमद हैं दे आर द हीट शॉक प्रोटीन्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आपकी किताब में जो डेफिनेशन इस्तेमाल की गई है उससे हमें यही फील होता है कि ये पूरे के पूरे सेल के इंटरनल कंपार्टमेंट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ना सिर्फ इंटरनल सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं बल्कि एट द सेम टाइम जो मेम्ब्रेन के अंदर स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स हैं उनके साथ भी सिग्नलिंग रिस्पॉन्सेस चलते रहते हैं, जिसकी सूरत में पौधा जो है वो इंतहाई हाई टेम्परेचर या अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करने के काबिल हो जाता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, और फिर ना सिर्फ प्लांट्स में मौजूद हैं बल्कि कुछ एनिमल्स में भी इनको ऑब्जर्व किया जा चुका है। सो हीट शॉक प्रोटीन इज एन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, तो इसकी तैयारी अच्छी तरह से कीजिएगा। यहां पे हाई टेम्परेचर की बात खत्म हो जाती है। देन इज अबाउट द लो टेम्परेचर। जी स्टूडेंट्स, लो टेम्परेचर से यहां पे हमारी क्या मुराद होगी कि अगेन ऑप्टिमम टेम्परेचर से अगर दर्जा हरारत कम होता चला जाए तो उस सूरत में पौधे किस तरह से रिस्पांस शो करते हैं। ऑलराइट, तो पहली बात इसमें आपने ये याद रखनी है
कि अगर तो बहुत ज्यादा ड्रास्टिक या सडन किस्म की तब्दीली आ जाए तो उस सूरत में पौधों बेचारों को अपने आप को रेगुलेट करने का मौका ही नहीं मिलता, तो बहुत ज्यादा लॉसेस हो सकते हैं। लेकिन वो पौधे जो नेटिव हैं सर्द इलाकों से, खास तौर पे वो जगह जो पहले ही हाई एल्टीट्यूड्स या बुलंदियों पे मौजूद हैं और वहां पे पौधे साल का काफी हिस्सा बर्फ से ढके रहते हैं, वहां पे स्पेशलाइज्ड एडेप्टेशंस हमें नजर आती हैं। और सबसे पहले कौन कौन से थ्रेट्स हैं कि जिनका सामना करना पड़ता है, फिर उसके सॉल्यूशंस या रेमेडीज की तरफ हम आएंगे। तो द फर्स्ट थिंग इज द थ्रेट्स अगेन, या डेंजर्स जिनका सामना करना पड़ रहा है। जी स्टूडेंट्स, द फर्स्ट पार्ट इज फ्लूइडिटी ऑफ membranes। जी, फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन से क्या मुराद है? अब स्टूडेंट्स, आपको अगर याद हो, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड्स। ऑलराइट, फॉस्फोलिपिड्स जो हैं, जैसे ही दर्जा हरारत कम होना शुरू होता है तो उस सूरत में फॉस्फोलिपिड्स जो हैं ये बहुत ज्यादा क्लोजली पैक होना शुरू हो जाते हैं। इनकी क्लोज पैकिंग की वजह से जो फ्लूइडिटी है वो मुतासिर होती है और मेम्ब्रेन्स रिजिड होना शुरू हो जाती हैं, यानी कि सख्त होना शुरू हो जाती हैं। ऑलराइट, तो इस चीज को हम कहते हैं कि द फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन्स इज अल्टर्ड, यानी कि मेम्ब्रेन्स जो है वो सख्ती की जानिब जाना शुरू हो जाती हैं। इसको मैं मुकम्मल कर दूं। एक खतरा तो ये है, फिर दूसरा खतरा क्या है? इंतहाई कम टेम्परेचर पे हाईएस्ट क्रिस्टल फॉर्मेशन इन साइटोसोल। जी स्टूडेंट्स, यानी कि पानी इस कदर जम जाए साइटोप्लाज्म के अंदर वाले हिस्से में कि वहां पे आइस क्रिस्टल्स बन जाएं, और आइस क्रिस्टल्स बहुत ज्यादा नोकदार होते हैं, नोकीले होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं कि सेल की मेम्ब्रेन को अंदर वाली साइड से परफोरेट कर देंगे, यानी सुराख कॉज कर देंगे। और एट द सेम टाइम ये भी पॉसिबल है कि जो ऑर्गेनल्स साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद हैं उनमें भी ये सुराख कर दें। उसकी वजह से क्या होगा कि ऑर्गेनल्स और मेम्ब्रेन्स बेचारी डैमेज हो जाएंगी, सेल्स की डेथ होगी ओवरऑल, तो उसकी वजह से पौधे के टिश्यू या पूरा ऑर्गेनिज्म भी मुतासिर हो सकता है। ऑलराइट, तो इनके सॉल्यूशंस भी नेचर ने साथ ही प्रोवाइड किए हुए हैं। क्या क्या रेमेडीज हमें नजर आती हैं? एडेप्टेशंस। ऑलराइट, कौन कौन सी एडेप्टेशंस हैं जी? द फर्स्ट वन, पहला मसला क्या था कि मेम्ब्रेन्स की फ्लूइडिटी जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स कॉज कर सकती है। अगर फ्लूइडिटी रिजिडिटी में तब्दील हो गई है, यानी कि मेम्ब्रेन सख्त हो चुकी हैं, तो एक मॉलिक्यूल तो आपने याद रखना है, दैट इज कोलेस्ट्रॉल। जी स्टूडेंट्स, आप लोगों को अगर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का याद है जो आपने पार्ट 1 में पढ़ा हुआ था, तो बहुत अच्छी बात है। मैं जल्दी से रिवाइज कर देता हूं। अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, द प्रोटीन्स दे आर एम्बेडेड विद इन द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, और इसके साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। जो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स मेम्ब्रेन्स के अंदर मौजूद हैं, याद रखिएगा कि यही सर्दियों में मेम्ब्रेन्स को फ्लूइडिटी प्रोवाइड करते हैं, और जब गर्मियों में टेम्परेचर हाई हो जाए तो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स को करीब करीब बाइंड करके उस सूरत में उनकी बहुत ज्यादा जो डीनेचरेशन या फ्लूइडिटी बढ़ जाने का खतरा है उसको भी कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स ही कम कर रहे होते हैं। ऑलराइट, तो इसका मतलब यह हुआ कि कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स जैसे ही फॉस्फोलिपिड्स के दरमियान में आएंगे, उनके दरमियान डिस्टेंस बढ़ जाने की वजह से, क्योंकि मैंने आपको बताया था लो टेम्परेचर में क्या होता है, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स करीब करीब पैक होना शुरू हो जाते हैं, आपस में बहुत ज्यादा क्लोज होना शुरू हो जाते हैं। तो उस सूरत में जब दरमियान में कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स आएंगे तो उसकी वजह से उनके दरमियान का डिस्टेंस बढ़ेगा। डिस्टेंस बढ़ने की वजह से क्या होगा कि मेम्ब्रेन्स की फ्लूइडिटी को रीगेन कर लिया जाएगा। एक तो नेचुरल सॉल्यूशन हमें यह नजर आता है, एक और सॉल्यूशन भी हमें इसके साथ ही नजर आता है, और वो क्या है? इंक्रीज इन unsaturated
फैटी एसिड्स। जी स्टूडेंट्स, फैटी एसिड्स आपको याद तो होंगे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जिनमें कोई भी डबल बॉन्ड हमें नजर नहीं आता, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जिनकी चेन्स में हमें डबल बॉन्ड्स नजर आते हैं। अगेन द फोकस इज ऑन द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल जो है इसके हेड के साथ जो टेल वाला स्ट्रक्चर अटैच्ड है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा अगर तो इसके पास सैचुरेटेड फैटी एसिड्स मौजूद होंगे तो वो टेल्स बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं, जो कि अगेन फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स को टाइटली पैक करवा देती हैं। लेकिन अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की मिकदार में इजाफा कर लिया जाएगा तो उस सूरत में डबल बॉन्ड्स की तादाद बढ़ जाएगी। डबल बॉन्ड्स की तादाद बढ़ते ही जो फॉस्फोलिपिड्स की टेल्स हैं वो बेंड होना शुरू हो जाती हैं या उसमें कर्व्स आना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह से द मेम्ब्रेन्स दे कैन अगेन रिटेन देयर फ्लूइडिटी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर फ्लूइडिटी को रीगेन कर लिया जाएगा तो इसकी वजह से मेम्ब्रेन्स जिंदा रहेंगी, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स वगैरह की आसानी रहेगी और प्लांट ज्यादा देर सर्वाइव कर सकेंगे। ऑलराइट, तो ये दो सॉल्यूशंस हमें नजर आते हैं इन केस ऑफ मेम्ब्रेन रिजिडिटी। ऑलराइट, फिर उसके बाद जो दूसरी एडेप्टेशन हमें नजर आ रही है अबाउट द क्रिस्टल फॉर्मेशन। ऑलराइट, इसमें स्टूडेंट्स क्या किया जाएगा? हाई solute concentration within cytosol। जी, अब स्टूडेंट्स यहां पे हमें थोड़ा सा अपनी डेली लाइफ की तरफ जाना पड़ेगा। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पे कमर्शियल आइस प्रिपरेशन चल रही होती है जिसे हम बर्फ खाने बोलते हैं। अब बर्फ खाने के अंदर जब बर्फ तैयार की जाती है तो वहां से इसको ट्रांसपोर्ट भी करना होता है लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए। तो तैयारी के दौरान समटाइम्स या बल्कि ऑलमोस्ट ऑल द टाइम्स उसमें सॉल्ट ऐड कर दिया जाता है। नमक मिक्स करने का बुनियादी तौर पे इसकी वजह या इसका रीजन क्या है कि जैसे ही इसमें सोल्यूट्स ऐड किए जाएंगे तो इसका मेल्टिंग पॉइंट पहले की निस्बत लो हो जाएगा, तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलिंग के दौरान बर्फ के पिघलने की जो प्रोबेबिलिटी है या जो स्पीड है वो निस्बतन कम हो जाएगी। ऑलराइट, तो यही तरीका कार हमें नेचर में भी ये सेल्स अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। हमने कहा था कि खतरा क्या है कि आइस क्रिस्टल्स चूंकि बहुत ज्यादा एंगुलर कॉर्नर्स वगैरह उनके बन रहे होते हैं तो उस सूरत में वो मेम्ब्रेन्स और ऑर्गेनेल्स वगैरह को डैमेज कर सकते हैं। तो सेल्स, ऐसे प्लांट्स के सेल्स जो पहले से ही बर्फ वाले इलाकों में रह रहे हैं, उनके अंदर नेचुरली एक और एडेप्टेशन हमें नजर आ रही है। और वो एडेप्टेशन क्या नजर आती है कि ये अपने साइटोसोल के अंदर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा लेते हैं। सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा लेने की वजह से दर्जा हरारत अगर -10 या इससे भी गिर जाता है तो उस सूरत में साइटोसोल के अंदर सुपर कूल सॉल्यूशन तो जरूर बनेगा, लेकिन सुपर कूल सॉल्यूशन बन जाने के बाद आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन बनने के चांसेस कम हो जाते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये नेचुरली कुछ थ्रेट्स और उसके साथ ही साथ इन्हीं फ्लक्चुएशन से निपटने के लिए अल्लाह ताला ने जो एडेप्टेशंस इन पौधों के दी हुई हैं, ये पौधे उन सारी एडेप्टेशंस को अपनाते हुए बहुत ज्यादा डाइवर्स हैबिटेट्स में सर्वाइव कर रहे हैं। ऑलराइट, आपके लिए हीट शॉक प्रोटीन इज एन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, और उसके अलावा ओवरऑल जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी आप लोग प्रिपेयर कीजिए और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इसको तैयार करें। फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी।